नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। और टॉपर्स के साथ डिस्कशन में आज हमारे साथ जुड़ चुकी है दीपिका कीचड़, जिन्होंने इस साल आईसीआर जेआरएफ 2024 में एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में ऑल इंडिया रैंक फिफ्थ हासिल किया है और ओबीसी कैटेगरी में इनकी सेकंड रैंक है। तो आज हम दीपिका से जानेंगे कि क्यों उन्होंने एग्रोनॉमी सब्जेक्ट को चूज किया और किस प्रकार से उन्होंने प्रिपरेशन की, कौन कौन सी बुक्स उन्होंने फॉलो की, और उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इस सेशन में होने वाला है वो ये है कि क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आती है जब भी कोई प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करता है और क्या गलतियां हैं जो किसी एस्पायरेंट को नहीं करनी चाहिए। तो ये जो आज का सेशन है वो केवल एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है, बल्कि ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि कैसे उन चैलेंजेस से आपको बाहर निकलकर किस प्रकार से आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस ये लाना है कि हाँ आप कर सकते हो। तो सबसे पहले दीपिका, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए हमारे दर्शकों को। Hello everyone, I am Deepika Khichar from Sikar, Rajasthan. I have secured All India rank 5th in JRF Agronomy. I have completed my undergraduation degree from SKN AU JobNet Jaipur. और दीपिका हमारी जूनियर थी जिस कैंपस से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी, वहीं से दीपिका ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। आई थिंक दीपिका, जब मैं फोर्थ ईयर में था तब आप फर्स्ट ईयर में वहां पे आए थे। Yes, जी। sir. हाँ जी, हाँ। तो सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि आपने एग्रोनॉमी का ही क्यों चयन किया, आपने प्लांट साइंस को चूज नहीं किया, आपने हॉर्टिकल्चर चूज नहीं किया, आपने सॉइल साइंस चूज नहीं किया, क्यों आपने एग्रोनॉमी को सिलेक्ट किया अपनी जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए। मैंने पहले सब सब्जेक्ट्स को अलग अलग पढ़ के देखा। सब वहां जाते ही सबको मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आती है। 10 सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी होती है अलग अलग। उसमें फिर अकॉर्डिंगली मेरा इंटरेस्ट ज्यादा इकोनॉमी में लगा। प्लांट साइंस, सोइल साइंस, सोइल तो वैसे भी इकोनॉमी में आई जाती है। और फिर हमारा फार्मर बैकग्राउंड है तो उससे भी हमें वापस प्रैक्टिकली नॉलेज मतलब कोरिलेट हुआ, तो मैंने उसको चूज किया है इकोनॉमी में। हाँ, जैसा दीपिका ने बताया कि दीपिका जो है फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो इसलिए जब वो रेगुलरली क्रॉप्स वगैरह वो बचपन से देखते आ रहे हैं तो उन्हें लगा कि मैं आगे फ्यूचर में भी साइंटिस्ट बन के या फिर और आगे उस सब्जेक्ट में आगे जाके भी मैं ज्यादा बेटर अपने जो फार्मर्स है उनके लिए कुछ कर पाऊँ। ये भी उनका एक रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने एग्रोनॉमी सब्जेक्ट को चूज किया। तो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट को चूज करने के बाद हमें ये बताइए दीपिका, आपने कब अपनी प्रिपरेशन, कौन से ईयर में आपने स्टार्ट कर दी थी या कौन से सेमेस्टर में अपनी प्रिपरेशन जो है वो एकदम से स्टार्ट कर दी थी कि हाँ अब तो मेरे को जेआरएफ करना ही है, और फुल फोकस्ड जो तैयारी होती है वो कब से आपने स्टार्ट की। मैंने थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत अकॉर्डिंगली मतलब बीच बीच में पढ़ती थी जब भी टाइम मिलता था। बट सिक्स सेमेस्टर से तो कंटिन्यू मैंने किया, अब तो करना ही है बस, अब लास्ट आ गया है, क्योंकि फिर एक साल तो आपके लिए इनफ नहीं होता। आई थिंक बहुत सारी बुक्स भी कवर करनी होती है। हाँ दीपिका, आई थिंक सिक्स सेमेस्टर इज द राइट टाइम कि उस टाइम पे एस्पायरेंट को एकदम कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाना चाहिए कि अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप अपना 100% देना स्टार्ट कर दे सिक्स सेमेस्टर से। और उसके पहले भी प्रिपरेशन तो आपकी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जब आपकी ग्रेजुएशन स्टार्ट होती है। बिकॉज एग्रोनॉमी, दीपिका जैसा कि आपने अभी जस्ट लेटेस्ट एग्जाम दिया है, तो एग्रोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम सभी जो सब्जेक्ट्स हैं मोस्टली उनको हम कवर करके चलते हैं। तो बेसिक नॉलेज आपको सभी सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका पैथोलॉजी हो, एंटोमोलॉजी हो या फिजियोलॉजी हो। इस प्रकार से जो हमारी एग्रोनॉमी है वो वास्ट एक डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट ग्रुप है जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा पोर्शन सभी सब्जेक्ट से आता है। और उनके बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो भी हमें करेक्ट करने होते हैं। ओके। तो आप मेरे को ये बता दीजिए पहले दीपिका कि आपने कौन कौन सी बुक्स जो है एग्रोनॉमी के लिए वो फॉलो की थी। मैंने सबसे पहले रेडी एंड रेडी को रिवाइज किया, दो चार बार एक रीडिंग लगाई उसकी। फिर उसको कवर करने के बाद मैंने एसआर रेडी पे फोकस किया। उसको भी तीन चार रीडिंग लगानी होती है उसकी भी। फिर इन दोनों को ही कंटिन्यू मैंने रिवाइज किया दो चार बार। जो भी शॉर्ट नोट्स है उनमें लिख लिया साइड में स्टिकी नोट्स पे। या फिर मेरे को लगा कि ये मेरे को बिल्कुल ही याद नहीं हो रहा, बहुत टफ है, या बार बार रिवाइज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उनको अलग से एक नोटबुक में लिख लिया मैंने। ओके, मतलब सबसे उसके पहले। बाद में मैंने सोशल साइंस की हाँ सोशल साइंस डिटाइल्स पढ़ी।
और कौन सी बुक्स आपने फॉलो की? तीन बुक्स हो गई, सोल साइंस ट्रेटाइज, और? और वीट साइंस, वीट साइंस के लिए मैंने टीके दास को पढ़ा था, क्योंकि वीट साइंस भी एक मेजर टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं एग्जाम में। ओके, तो हम एक एक बुक की बात करते हैं सबसे पहले। तो आपने बताया रेडियन रेडी को आपने सबसे पहले स्टार्ट किया। तो रेडियन रेडी को पढ़ते समय स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, और आपने भी गलती कोई की होगी जो आपको बाद में रियलाइज की होगी, या फिर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब रेडियन रेडी को, जब फर्स्ट टाइम कोई बुक को लेके आता है और उसको जब फर्स्ट टाइम रीड करता है, तो किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए इस बारे में? पहली बात तो जो हेडलाइन होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। मोस्टली जो रेफरेंस बुक की होती है कि आपको हर एक एक लाइन याद रखनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी 10 लाइन होगी तो उनमें से अपने वो एक लाइन ऐसी होगी जो बिल्कुल हाँ की आती है क्वेश्चन में, और वो 10 को पढ़ के ही समझ आएगी, वो भी जरूरी बात है। तो पढ़ना तो पूरी है, पूरी पढ़ोगे तभी समझ आएगा कि कौन कौन से मेजर टॉपिक है, कौन किस में से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। फिर आप अपने आप उनको साइड में करते रहोगे, और जो एक बार याद हो गया उसको वापस देखना ही नहीं, फिर टाइम वेस्ट नहीं करना उस पे। उसको साइड में रखो और फिर दूसरे को बस ऊपर ऊपर से हाईलाइट कंटेंट उनको रिवाइज करो बार बार। तो दीपिका क्या स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो बार बार उनको ही रिवाइज करते रहते हैं। तो क्या दीपिका फर्स्ट टाइम में जब वो रेडियन रेडी को पढ़े स्टूडेंट्स, हमारे एस्पायरेंट्स, तो क्या फर्स्ट टाइम में ही उनको जो है वो हाईलाइट कर लेना चाहिए, या वेट करना चाहिए कि एक बार में केवल रीडिंग लगाऊं? क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो हर लाइन इंपॉर्टेंट लगेगी। तो कब उनको हाईलाइट करना हाँ, चाहिए कि ये पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो फर्स्ट टाइम में केवल रीडिंग लगाए हो? एटलीस्ट 2 बार पढ़ना चाहिए अच्छे से। फिर 2 बार पढ़ने के बाद थर्ड रीडिंग में आपको हेडलाइन कर लेना चाहिए, हाईलाइटर से रखो, और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लगे उनको हाईलाइट कर दो बस। ओके, और मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा सभी दर्शकों को इसमें, कि जब भी आप पढ़े, रेडियन रेडी का ये रूल है कि उसके अंदर आप जब इसको उठाओगे, आप देखोगे तो उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, उनके लास्ट में एक आपका जो पैराग्राफ आएगा उसके लास्ट में रेफरेंस कुछ लिखा हुआ आएगा, मतलब साइंटिस्ट का नाम आप पे दिया हुआ होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि उसके अंदर जो भी कंटेंट आपको दिया हुआ है वो आपको याद नहीं करना है। बिकॉज मैंने भी दीपिका जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 11वीं एग्रोनॉमी की, तो मैंने भी ये स्टार्टिंग में गलती कर दी थी कि जो जो रेफरेंस हमारे दिए हुए होते हैं उनके अंदर डेटा जो होता है वो रिसर्च पेपर से हम्म, उठाया हुआ होता है। तो वो हमें याद नहीं करना होता, वो जो ऊपर हम्म, कंसेप्ट दिया है उसको समझाने के लिए नीचे दिया हुआ होता है कि हाँ, ये जो आपने ऊपर कंसेप्ट समझा है इसका रेफरेंस ये है, यहाँ से लिया गया है। तो वो आपको याद नहीं करना है। और उसके रिगार्डिंग हम एक कंप्लीट अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रेडियन रेडी को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ओके, हम उसके बाद में ऐसा रेडी का भी सेम है, उसको भी आप 3 से 4 बार रीडिंग लगाइए। एक आपने बताया सोइल हम्म। साइंस के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, ट्रेटाइज या फिर डीके दास को भी एक बार पढ़ना चाहिए? डीके दास को तो आप वैसे यूजिंग में पढ़, जो भी सेमेस्टर में ऐसे सिलेबस आता है उसमें एक बार कवर कर ही लेते हैं स्टूडेंट्स। नोट्स तो बेटर नहीं है, एक बार बुक को ही पढ़ लेना चाहिए। डीके दास को वो बेसिक है, एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर सोल साइंस डिटाइज आपको इजीली समझ आ जाती है। आई सोइल, ट्रिपल एस तो एक बहुत ही बल्कि हो जाएगा। हम्म। हाँ, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ISSS अगर वो पढ़ लेंगे तो वो सोइल साइंस में JRF लगा देंगे। तो उन्हें हाँ। इसके बजाय ट्रेटाइज जो हमारी बुक है उसको फॉलो करना चाहिए। और उसके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए आप एक बार डीके दास जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर डीके दास पढ़ लेते हैं तो उससे हम्म, जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो आ जाती है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारा सोइल साइंस के लिए हो गया। वीट साइंस के लिए आपने बताया टीके दास सर की जो बुक है, क्या वो हम्म। कंप्लीटली जो है वो एस्पायरेंट को रीड करनी चाहिए, या फिर उसमें कौन कौन से टॉपिक है केवल वो ही उसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो ही पढ़ने चाहिए? इसके बारे में आप थोड़ा डिस्कस। कंप्लीटली नहीं पढ़नी, इतनी पढ़ी भी नहीं जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा बल्कि है। उसमें जैसे मेन मेन टॉपिक्स है, जैसे मोड ऑफ एक्शन हो गया, जो उसमें बहुत ही मेन है, उनका हर्बिसाइड का रिएक्शन हो गया, उन मोस्टली उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं वीट साइंस में। उनका क्लासिफिकेशन हो गया। वो जो 3 4 टॉपिक्स मेन मेन है उनको बार बार रिवाइज करना है। और तो चैप्टर बहुत सारे हैं उसमें, सबको रिवाइज नहीं करना। हाँ, यही गलती करते हैं जब भी मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने ऐसे ही वीडियो एक देखा था जिसमें ये बता रहे थे कि आपको हम्म, टीकेदास पढ़नी है। अब टीकेदास इतनी बड़ी बुक है कि आपसे टीकेदास ही कवर नहीं होगी एक साल में अगर पूरी टीकेदास को आप पढ़ने लग जाओगे। तो मैं सभी को बता दूं कि उसके अंदर जो हम्म, आपका हर्बिसाइड का जो पोर्शन है उसमें भी हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन, बिकॉज हर्बिसाइड के क्लासिफिकेशन से हम्म। हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो क्लासिफिकेशन को अच्छा। आप एक बार टीकेदास से देख लीजिए। उसके अलावा जो भी आपका है, जो उसके अलावा है, जैसे रेडियन रेडी में ज्यादा नहीं दे रखा वीट, ऐसा रेडी में भी उतना नहीं दे रखा है।
तो उसके अलावा कौन सी बुक से वो बुक को वो प्रेफर करें? कॉपी गुप्ता को पढ़ सकते हो। उसके अलावा वो मतलब बल्कि नहीं है इतनी, आराम से आप रिवाइज कर सकते हो। जो भी टॉपिक उससे नहीं देखे वो ओपी गुप्ता से एक बार क्लियर कर लो। हाँ, वो ओपी गुताब से आप कवर कर सकते हो, और उससे भी अगर ज्यादा शॉर्ट में अगर चाहिए तो उसकी हम अभी आगे बात करने वाले हैं, जिस बुक की उसका नाम भी आप बता दीजिए दीपिका, जिस बुक के बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ। हाँ, उसके बाद में अब आप रिवाइज टाइम की बात करोगे तो आर एस मीना में भी उसका शॉर्ट में दे रखा है। आप उसको भी पढ़ोगे तो क्लियर हो ही जाता है एक बार बेसिक तो वीट का, कि वीट क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है सब कुछ जितना भी। टीकेदास की शॉर्ट बोल सकते हैं हम, जो रामसूर मीणा में जो भी नोट्स दे रखे हैं बीड के, वो टीकेदास की पूरी शॉर्ट, और क्वेश्चंस उससे आपके हो जाएंगे क्लियर, क्वेश्चंस उससे आ जाएंगे जो रामसूर मीणा में जो कंटेंट दे रखा है। बट उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको टीकेदास के एक बार बुक, वो टीकेदास सर की एक बार बुक हम्म। पढ़नी होगी उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट क्वेश्चंस आपके जो रामसूर सर की जो हमारी बुक है उससे भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके। तो ये हमने सभी बुक्स की बात कर ली। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आप पहले मुझे ये बताइए, रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मीन्स जो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का जो रोल है वो कितना होता है प्रिपरेशन के दौरान? प्रिपरेशन में एटलीस्ट 50% ऑब्जेक्टिव का रोल होता है, मैं तो ये बोलूंगी। क्योंकि मैंने भी 2 4 बार रीडिंग करके देखा तो मेरे को ऐसे लगा था कि हाँ मेरे को अब आ रहा है, रेडी रेडी ऐसा रेडी में जब मैंने क्वेश्चन निकाले उसके, तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। क्योंकि अपने को पता नहीं कि कौन से तरीके से वो क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। सारी लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, उनमें से भी स्टेटमेंट कौन सा बनाएंगे। असर्शन रीजन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि असर्शन सही है, कई बार रीजन गलत है। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जो एक्सप्लेनेशन करेक्ट है और नोट, उसमें तो बहुत ही आपको डीपली पढ़ना होगा। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव जितना निकालोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन तो लगाने ही चाहिए, आपने फरमाए जैसे मतलब बताया, डेली बेसिस पे आपको लगानी चाहिए। तो आप कैसे क्वेश्चंस लगाते थे, कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक है वो आप सजेस्ट कीजिए। पहले जो पहले की प्रीवियस बुक है था प्रकाश की, बहुत सारे स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं अभी भी। बट उससे अभी क्वेश्चन नहीं आते उसमें, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ही कम है। और अभी देखते हो कि एटलीस्ट 70 से 80 क्वेश्चन स्टेटमेंट के हैं। तो स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए मैंने इनसाइट इनटू इकोनॉमी की बुक पढ़ी थी। इंसाइट इनटू उसके एग्रोनॉमी। और उसके अलावा टेस्ट। हम्म। हाँ, जो थावा प्रकाश की जो बुक है मैं सभी को बता दूं कि वो एक तो उसके अंदर आप सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें 90% क्वेश्चन का आंसर तो ऑल ऑफ दीज है। तो वो एक जो इंटरेस्ट होता है वो हम्म। एस्पायरेंट का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आंसर ही आपको पता है, या तो बी एंड सी टाइप का उसके क्वेश्चन से ऐसे डिजाइन किए गए हैं उसमें। तो वो बुक है, मैं बिल्कुल भी हम्म। सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा, और दीपिका ने भी जैसे बताया कि उससे आजकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है मालीवाल एंड मुंद्रा की, बट उसमें बहुत इजी हम्म। क्वेश्चन दे रखे हैं, वैसे भी अभी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं। तो इससे सबसे बेस्ट जो अभी ऑब्जेक्टिव है वो है इनसाइट इनटू एग्रोनॉमी। काफी अच्छी बुक है वो, उसके अंदर जो क्वेश्चंस जो डिजाइन किए गए हैं उनसे आप कुछ और नया सीखोगे। मतलब आपने बुक से पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, उसके अलावा भी उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं जो आपको पहले पता ही नहीं था, बहुत बेसिक छोटी छोटी चीज दे रखी है, बट उसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में वहां पे दिया गया है। और उसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सबसे अच्छी चीज वो है उसके अंदर कि एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। हम्म। तो कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर ये है तो क्यों है, वो सबसे बेस्ट है अभी इस टाइम पे ऑब्जेक्टिव। हम्म। और उसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज की हम बात करते हैं, तो मॉक टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस आप बताइए। मॉक टेस्ट सीरीज में जो भी, जैसे कि अगर आप मॉक होल जो मॉक टेस्ट है वो आपको अभी नहीं देने, वो लास्ट ईयर जब लास्ट टाइम में आपको ऐसा हो जाएगी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। उससे पहले टॉपिक वाइज मैंने दिए थे। तो मैंने एग्री आईसीआर जेआरएफ है, लिंक मिल जाएगी गूगल पे। उससे मैंने कोर्स लिया था, कोर्स का बंडल ले लिया पूरा। उसमें मैं डेली जो भी मैं टॉपिक पढ़ती थी उसको उसी टाइम में उसका मॉक टेस्ट देती थी। उससे क्या है कि मेरे को पता लगता था कि इसमें कौन कौन सा ऐसे टॉपिक है जो मैं अभी भी क्लियर नहीं है, उसमें मिस्टेक्स हो रही, तो उनको मैं उसी टाइम वापस रिवाइज करती थी। हाँ, टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज टेस्ट में भी स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि जैसे टॉपिक को पढ़ लिया और टॉपिक को पढ़ के तुरंत वो ऐसे सोचते हैं अब मैं इसका टेस्ट दूंगा।
बट वो गलत है। आप टॉपिक को पढ़िए और हम्म। उसके बाद में आप 6-7 दिन का गैप दीजिए, क्योंकि आप पढ़ के तुरंत दोगे तो ऑफकोर्स आपके क्वेश्चन ठीक होंगे। तो वहां पे जो आपकी हाँ। गलती है वो आपकी बाहर नहीं आएगी कभी भी। एक टाइम पीरियड का आप गैप दीजिए, जैसे हम्म। आप टॉपिक अभी वीड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आप उस टाइम पे वीड हम्म। मैनेजमेंट पढ़ते टाइम पे आप टेस्ट दीजिए इरिगेशन का, इरिगेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम्म। जिसका आपने पहले रिवाइज किया था। हम्म। ओके, क्योंकि कुछ गैप आप लोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने दिन के लिए रिटेन कर पाओगे। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हम्म। हैं तुरंत जाते हैं टेस्ट देते हैं अच्छे नंबर आते हैं, और वो इसलिए खुश हो जाते हैं कि ठीक है मेरे तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरी तो गलतियां, तो उससे जो आपकी रियल जो आपकी गलतियां हैं वो कभी भी बाहर नहीं आती है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट देते समय ऐसा ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा फुल लेंथ हाँ, टेस्ट, वो भी। वो लास्ट टाइम में जैसे हम्म। दीपिका ने बताया कि वो जो फुल लेंथ टेस्ट है वो सबको लास्ट में देना चाहिए। पहले अगर आप दोगे तो आपको लगेगा मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। एम आई राइट दीपिका? हम्म। यस। हाँ जी, ये। डिमोटिवेट हो जाते हैं उसमें बहुत सारे। हाँ, डिमोटिवेट, तो डिमोटिवेट से मुझे याद आया दीपिका, जो सबसे मेन चीज है जो एक एस्पायरेंट को जो प्रॉब्लम करती है कि प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं जो जोश में, ठीक है, जैसे आज भी वीडियो ये सुनेंगे तो उसके बाद में वो जस्ट जाएंगे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे, 5 से 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, एक महीना अच्छे से तैयारी करेंगे। एक महीने बाद में एक अंदर से एक फीलिंग आने हम्म। लगती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, पता नहीं जीआरएफ क्या चीज है। वो तो वहां पे तो हम्म। जो और भी इंडिया में कोई दूसरी टॉप यूनिवर्सिटी सोच के चलते हैं, वो तो उन यूनिवर्सिटी से ही केवल हो पाएगा, वो ही ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो ये जो थॉट है उनसे आप कैसे हम्म। ओवरकम हो पाए, और कैसे आपने अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखा हमेशा मेंटेन प्रिपरेशन के दौरान कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और क्या आपने कहीं पे ये मेंशन किया था कि आपको पहले से ये मालूम था कि मुझे आईआरआई मिलेगी, या मेरी जो रैंक है वो तो टॉप 10 में कंफर्म आएगी? हाँ, ये बेसिक एक होता है सबके कि कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी में ज्यादा पढ़ रहा होगा, अपन से भी अच्छी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। तो डिमोटिवेट भी होने लग जाता है, साथ वाले बोलते हैं तुमसे नहीं होगा, कोई नहीं करता, 2-4 साल हो गए यहाँ से कोई नहीं गया, तो तुमसे कैसे होगा, इतना टाइम ही नहीं है अपने पास, कैसे पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों का अवॉइड रखना है। जो भी ऐसा हो कि हाँ आपके पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, उन्हीं से बात करो। मैं तो ये बोलूंगी जो डिमोटिवेट करता है उनसे बात करना है आप बंद कर दो 1 साल के लिए, जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो। उसमें आपको ऐसा ड्रीम होना चाहिए सबका। मेरा ड्रीम था कि मेरे को आईआरआई जाना है, मेरे फर्स्ट चॉइस वही थी, मैंने सेकंड भी कभी सोची नहीं कि मेरे को तो वहीं जाना है। उसके लिए चाहे मेरे को कितना भी पढ़ना पड़े मैं पढ़ूंगी, क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो अपन भी कर सकते हैं। ये सोच हमेशा रहनी चाहिए सबकी। और उसके लिए चाहे आपको कितना भी सबको चीजों को स्किप करना पड़े, वो करना चाहिए। तो दीपिका, क्या आपने प्रिपरेशन के दौरान कहीं पे जो आपकी स्टडी टेबल थी जहाँ पे आप पढ़ते थे, क्या आपने कहीं पे आईआरआई की कोई फोटो आपने लगाई थी, या कहीं पे ऐसे लिख दिया था कि हाँ IARI इज माय टारगेट, कहीं पे कुछ ऐसा मेंशन किया था? मेंशन की जरूरत ही नहीं थी मेरे को, हर हमेशा आंखों के सामने आया ही रहती थी उस टाइम। मतलब कि बस आगे तो मैंने नोट्स जो भी मतलब लगा रखे थे मेरे, जो मेरे को ज्यादा टफ लगते थे या उनमें ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते थे, हाँ, ये और बात फिक्स भी। एक डेट लिख दी थी, हाँ तब तक हो जाएगी। हम्म। ओके, ये जो आपने बात बताई अभी स्टिकी नोट्स की, कि जो चीजें याद नहीं होती है, जैसे हमारे जो एग्रोनॉमी में बात करें उसमें याद करने की बहुत से कंसेप्ट होते हैं, जैसे हर्बिसाइड के अंदर मोस्टली हम्म। हर्बिसाइड ग्रुप उसमें कौन सा आता है, ट्रेड नेम, या उससे क्लासिफिकेशन। रिलेटेड कौन हम्म। सा जो हमारा हर्बिसाइड है उसकी कौन सी मैकेनिज्म होती है, ये थोड़ा टफ होता है मतलब हमारे लिए। जैसे उनके साइंटिफिक नेम हो गए जो हमारे वीड्स होते हैं उनके, तो आप उनको कैसे याद हम्म। करते हो? उनको मैंने स्टिकी नोट्स पे लिख के, और सामने जो भी जहाँ भी मैं टेबल में बैठती थी उसके सामने स्टिक कर रखा था। तो जब भी मैं प्रिपरेशन करने बैठती, सबसे पहले एक बार मेरा ये था कि डेली मेरे को इनको एक बार रिवाइज करना है। अगर एक बार आप रीड भी कर लोगे डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे भी कर रहे हो, तो लास्ट तक तो आपको बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो इजी लगने लग जाएंगी सब अब। मीन्स आपको जब भी आप अपने टेबल के तो ये सामने बेस्ट रखिए है। सभी, और उसको डेली देखिए। अब होता क्या है, इसमें भी एक गलती कर देते हैं, मैं वही फिर बताऊंगा, लगा देते हैं पर उसकी तरफ फिर हम्म। ध्यान नहीं देते हैं, वो भी नहीं। आपको इसमें एक। डिसिप्लिन रहना है एग्जैक्टली कि सामने अगर मैंने लिखा है तो मेरे को पढ़ने से पहले उसको 5 मिनट एक बार सिर्फ देखना है। अगर आप इसे लगातार एक महीना आप देख लोगे तो हम्म। आपको याद हो जाएंगे। और उसके अलावा मैं भी एक और इसमें हम्म। आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, आजकल जो कि मोबाइल फोन एक सबसे बड़ा एडिक्शन भी है, हम जानते हैं दीपिका, और उसका हम्म। पॉजिटिव यूज करते हैं या नेगेटिव यूज करते हैं वो डिपेंड करता है यूजर पे। तो इसको पॉजिटिवली मोबाइल फोन को कैसे यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया
को कैसे यूज में ले सकते हैं, क्या पॉजिटिवली, या सोशल मीडिया से क्या आपने अपनी दूरी बनाए रखी थी? क्योंकि ये सबसे बड़ा एडिक्शन आज जिसपे हम्म। कोई भी बात नहीं करना चाहता है, बट हम सब एक्चुअली जानते हैं कि जो हमें डिस्ट्रैक्शन होता है मेन जब हम तैयारी करते हैं, तो सबसे ज्यादा होता है वो सोशल मीडिया से होता है। उसके अलावा दोस्तों से, फैमिली से, वहां से हमें इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा जितना हमें मोबाइल फोन से होगा। तो आपने इस डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचे, वो भी हमारे साथ शेयर किया। मैंने एग्जाम से 6 महीने पहले मतलब कि दिसंबर में फोन को ही बंद कर दिया था। मतलब मैं शाम को ऐसे था कि मेरे को अब 1 घंटे का टाइम फिक्स है, जब मेरे को कोई भी चीज सर्च करनी होती है तो मैं साइड में एक नोटबुक में लिख लेती। जब भी मैं प्रिपरेशन करती या रीड करती, फिर उनको एक साथ में फोन में सर्च करने का और मॉक टेस्ट लगाने का फिक्स टाइम था मेरा कि 2 घंटे फोन चलाना है। और कोई जरूर इतना एडिक्शन नहीं होता, स्टार्टिंग में बहुत ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या ही छोड़ दिया मैंने सब कुछ, और लोग कहाँ है, और तो सब फोन चला रहे हैं, उनको नहीं देखना। थोड़े दिन लगेगा अजीब, फिर अगर आप कंटिन्यू ऐसा करोगे तो उससे जब भी, मेन चीज है कि जब भी रीडिंग करो फोन को साइड में स्विच ऑफ करके रख दो। तो उससे ऑटोमेटिक ऐसा कि कोई कॉल नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता आपको। तो वो सबसे बेस्ट है। और सब चीजों को अनइंस्टॉल कर दो जो भी फालतू के एप्स है। बस आपको गूगल रखना है। टेलीग्राम रख सकते हो, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स है जिनमें डेली क्यूज आती है, उनको आप सोल्व करो, उनसे एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी। और जो भी अगर आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं, उन पे भी मैंने बहुत सारे डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे। डिस्कशन से आपको क्लियर हो जाती है चीजें, जो भी क्यूरीज होती है। तो बस वही किया था, उसके अलावा मैंने फोन का ज्यादा यूज नहीं किया लास्ट टाइम में। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि फोन, कुछ एस्पायरेंट ये एक्सक्यूज देते हैं कि मुझे फोन इसलिए चाहिए, मुझे सर्च करना होता है, मुझे डाउट आ जाता है, कुछ भी देखना होता है। आप उसको नोटबुक हम्म। में एक बार साइड में लिख लीजिए, उसके बाद में एक फिक्स टाइम रखिए कि मेरे को इसी टाइम में जो भी मेरे डाउट्स है उनको एक साथ सर्च करूंगा या करूंगी। तो उससे एक चीज हम्म। और बेटर होती है कि आप पॉजिटिवली उस टाइम में केवल वही काम करते हैं। अगर आप ऐसे रखोगे कि मैं फोन इसलिए रखता हूँ सर्च करने के लिए, तो आप फोन तो उठाओगे सर्च करने के लिए, और आप जाओगे और पता नहीं कब आप रील्स देखने लगे, शॉर्ट्स देखने लगे, और पता चला आधे घंटे के बाद में आप वापिस से फोन रखकर जब पढ़ने आओगे और उस टॉपिक पे आओगे, मुझे तो वो देखना था, आप फिर से फोन उठाओगे। तो अ, इस ये ऐसी चीज यही भी होता होती है। है। तो इनसे बचने के लिए जैसा बताया दीपिका ने, अपने सोशल मीडिया से आप दूर हो जाइए। जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप जो ऐप यूज करते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। अगर आप 1 साल 6 महीने के लिए यूज नहीं करोगे, तो आपका दोस्त ऐसे कोई भी कॉल करके नहीं बोलेगा कि आजकल भाई तू या नहीं चला रहा, इंस्टाग्राम नहीं चला रहा, तो स्टोरी नहीं लगा रहा है। स्टोरी लगाना, बट IRI में आके जो यहाँ की फोटो वो ही आप अपलोड करना, और फिर वहां पे लिखना आप कि हाँ अब मेरा स्टेटस बन गया है। पहले स्टेटस बना लीजिए, हम्म। उसके बाद में आप स्टेटस लगाओगे, तो आपके स्टेटस की वैल्यू रहेगी। और उसके बाद में बिल्कुल। हम डिस्कस करते हैं कि जैसे आपने बताया कैसे प्रॉब्लम्स वगैरह से आपने सब कुछ डील किया। तो मैं दीपिका के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा आप सभी को, कि जैसे आप देख पा रहे हैं अभी भी पीछे मेडल्स पे मेडल्स वहां पे लगे हुए हैं। बहुत सारी इन्होंने ट्रॉफीज भी बहुत जीती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि दीपिका इज नॉट जस्ट, जो प्रेरित करने वाली बात है वो यही है कि दीपिका केवल ओनली, उन्होंने ये नहीं है कि वो फर्स्ट ईयर से आने के बाद में कॉलेज में उन्होंने तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी और केवल उन्होंने पढ़ाई पे ही फोकस किया, नहीं। उसके साथ साथ वो अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते थे। जो अदर एक्टिविटीज में जैसे आपको दीपिका खुद ही बताएगी कि उनको कौन सा स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा पसंद था, और वो कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज का आप इंपॉर्टेंस बताइए कि इस एस्पायरेंट्स ये गलती करते हैं कि केवल अब मेरे को JRF की प्रिपरेशन करनी है, तो उसका सिर्फ एक ही है कि अब तो मैं दिन रात केवल पढ़ूंगा तो ही होगा। या आपने कैसे बैलेंस किया, वो आप बताइए दर्शकों। हाँ, वो नहीं है कि आपको सारा दिन फिर पढ़ना ही है, पर वो भी इतना भी किसी का दिमाग नहीं चलता है कि कंटिन्यू पढ़ रहा है। और फिर वही है कि दिमाग की भी एक वो होती है कि हाँ फिक्स इतनी लिमिट तक कि मैं कंटिन्यू पढ़ सकता हूँ, फिर कुछ याद ही नहीं होगा। उससे बेटर है कि मैंने, मेरा डेली का रूटीन था कि मैं शाम को मेरे को 1 घंटे खेलना है, तो वो फिक्स है कि वो खेलना ही है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि मैं 1 घंटे फोन चला लूंगा। फोन चलाओगे तो वो ही डिस्ट्रेक्शन वापस आएगा दिमाग में से, आएगा 1 घंटे और चला लेता हूँ, क्या होगा 1 घंटे बाद में पढ़ लूंगा। उनसे बेटर है कि आप खेलोगे या कोई भी अदर एक्टिविटी करोगे तो दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। और उसमें मेरे अकॉर्डिंग तो उससे मैं ज्यादा प्रिपेयर, फिर बाद में मेरे को ऐसा लगता है 1 घंटे खेल लिया तो पढ़ना है अच्छे से बस। हाँ, खेलने से आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, और फिजिकल एक्टिविटी का हम्म। इंपॉर्टेंस हम जानते हैं। अगर मेंटली हमें वेल मतलब स्ट्रेंथन करना है हमारे दिमाग को, तो उससे ज्यादा पहले हमें हमारे शरीर को स्ट्रेंथन करना होगा, और उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और खेलने से बढ़िया फिजिकल एक्टिविटी कोई भी नहीं हो सकती है।
तो हम्म। जो आप इसके अलावा जो पीछे हमें ट्रॉफीज दिखाई दे रही है, वो आपने किस किस चीज में जीती है, वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा फेवरेट गेम है वॉलीबॉल। वो तो मैं हर शाम को खेलती थी। सब चाहे कहीं भी जाना हो, कुछ भी हो, पढ़ाई भी चाहे 1 घंटे में लेट कर लेती, बट वो तो फिक्स था मेरा। ओके। उसके अलावा कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल में तो मतलब सब जो भी जितनी भी एक्टिविटीज सब में पार्टिसिपेट करती थी। रनिंग में 3rd ईयर तक एनसीसी कैडेट थी। फिर उसके बाद में 4th ईयर से फिर कंटिन्यू गेम्स का था। फिर 4th ईयर में भी कभी स्किप नहीं किया मैंने कि हाँ गेम्स को छोड़ दूं तो मैं ज्यादा पढ़ाई करने लग जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने और जगह मैनेज कर लिया। जैसे फोन नहीं चलाना, ज्यादा इससे बात नहीं करनी, बस पढ़ो खेलो और घूमो और बस वापस फिर से पढ़ो। ओके ओके, हम जो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, फिर से एक बार सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। और अब मैं बात हम्म। करना चाहूंगा आपसे कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है, गिव अप जो करते हैं एस्पायरेंट, जैसे 6 महीने की हम्म। प्रिपरेशन कर ली, दिसंबर का टाइम आता है और मार्च में जब फॉर्म आते हैं उस टाइम पे, जस्ट मैं राजस्थान के केस में बात करना चाहूंगा अभी कि ओनली सभी स्टेट्स में भी ऐसा होता है कि जेआरएफ की पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर कोई आके बोलेगा कि जेआरएफ नहीं, अब तो प्री पीजी का पहले एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। वो बताइए, आपको प्री पीजी वाला और ये जेआरएफ वाला जो राजस्थान के एस्पायरेंट्स तो वो गलती करते हैं मुझे पता है, और अदर स्टेट से भी जो भी हमारे एस्पायरेंट्स देख रहे हैं वो भी ये गलती कर सकते हैं या करते हैं। तो उससे कैसे बचना चाहिए? उस टाइम पे लोग आके भी बोलते होंगे कि प्री पीजी कर ले, क्यों फालतू जेआरएफ की कर रही है, पहले प्री हम्म। पीजी कर ले। उसका कैसे आपने मैनेज किया? हाँ, होता है ऐसा। जनरली ऐसा होता है कि सब सोचते हैं कि अभी तक तो हुआ नहीं जेआरएफ का कुछ, वैसे बहुत ज्यादा टफ है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इजी है कि अपन प्री पीजी का कर लेते हैं। वो हम्म। इजीली निकल जाएगा, 1-2 महीने पढ़ेंगे, एग्जाम होगी, यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो मैंने भी दिया था प्री पीजी का एग्जाम। बट मैंने ऐसे सोचा था कि मेरे को लास्ट में 5-10 दिन जितने भी है उसके लिए फिक्स रखे थे मैंने कि उतने ही दिन, बस में इतना ही टाइम है मेरे पास। उसके अलावा जितना भी टाइम है आपको एक ही फोकस रखना है कि अगर जेआरएफ निकालनी है तो उसी को करना है। फिर और कुछ नहीं, प्री पीजी आ गई और कुछ जो भी कंपटीशन सबको छोड़ दो एक बार के लिए। सिंगल और टारगेट हो जाएगा, ओरिएंटेड, कर लोगे तो कंटिन्यू। हम्म। सिंगल टारगेट ओरिएंटेड आपको रहना है, दूसरे किसी भी टारगेट की हम्म। तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं अब जेआरएफ का नहीं हो पाएगा, या आपको खुद को भी लगेगा कि अब तो केवल 3 महीने और बचे हैं, 3 महीने में कैसे होगा। तो आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हम्म। होना है। तो उसके अलावा अब बात करते हैं, जैसे 1 महीना पहले, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम्म। चीज़ है, जब एग्जाम का 1 महीना था तो उससे पहले क्या माइंडसेट था आपका कि अब मुझे क्या करना है, रिवीजन को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, उसको थोड़ा शेयर कीजिए। 1 महीने पहले तक भी इतना पढ़ने के बाद भी ऐसा लगेगा आपको कि पता नहीं कुछ आ ही नहीं रहा, एग्जाम आ गई बहुत पास में, अब क्या करेंगे। हम्म। तो उस टाइम ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, बोर हो गया। उस टाइम अगर आप छोड़ दोगे तो सब कुछ क्लियर है, फिर पहले चाहे कितनी भी पढ़ाई की हो कोई हम्म। मैटर नहीं करती। हम्म। उस टाइम लास्ट टाइम पे मैंने फिक्स किया था कि मेरे को एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना है हम्म। पूरे सिलेबस को। हम्म। अब उसके लिए फिर आपको खुद का टाइम सेट कर लो कि 3 बार इतने 7 दिन में मेरे को एक बार करना ही होगा। तो सबका फिर मैंने टॉपिक वाइज अलग से नोटबुक में लिख लिया, पहले से सामने स्टिक कर दो कि हम्म। डेली का देखना है। फिर जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होते गए मैंने टिक करती गई, ऐसे मतलब कंटिन्यू। सबका फिक्स टाइम था कि 2 घंटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं, वो भी देखने हैं, वो बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव। थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव देखना है, टाइम भी देना है खुद को, माइंड को रिलैक्स रखना है। और सबसे मेन हेल्थ का ध्यान रखना है। लास्ट टाइम में हेल्थ खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि प्रेशर में आ गया, टेंशन ले रहे हैं, वो कुछ नहीं ले, टेंशन लोगे तो जो पीछे पड़ा था वो और आपके मतलब कि सब साफ हो जाएगा, कुछ भी मतलब नहीं उससे। हाँ, तो टेंशन से ओवरकम कैसे करें? मतलब आप क्या, मतलब जब आपके थोड़े ऐसे थॉट्स आते थे तो आप क्या करते थे? मतलब किसी दोस्त से आप बात करते थे, किसी मेंटर से आप हम्म। डिस्कस करते थे? बिकॉज सबसे जो मेन चीज है वो हमने बोल दिया है कि प्रेशर नहीं लेना है, बट वो तो प्रेशर तो आता है, वो दैट इज द नेचुरल। बट हम्म। उसको ओवरकम कैसे किया आपने? ओवरकम करने के लिए मैं सबसे पहले मम्मी से बात कर लेती थी कि हाँ 10-20 मिनट मम्मी से बात करूंगी तो अच्छा लगेगा। फिर मम्मी जब बोलती थी कि तेरे से हो जाएगा, तू कर लेगी, तो ऐसे ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है कि अपन कर लेंगे। मम्मी ने बोल दिया तो बस सब ठीक है। फ्रेंड्स के साथ बैठ जाओ 5-10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल वाले अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं, या किसी भी जो भी ऐसा फ्रेंड हो जो आपको मोटिवेट करता हो, पॉजिटिव है, तो उससे आप बात कर लो, फिर वापस ऑटोमेटिक ठीक होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर वापस लग जाओ बस पढ़ने, फिर ज्यादा नहीं सोचना कि नहीं होगा ये वो। ओके। अब मैं जानना चाहूंगा कि एग्जाम से जब 2-3 दिन पहले जब एग्जाम का सेंटर अलॉट हो चुका होता है, अब
कितने हम्म। टाइम पहले आपने कि अब मैं इन किताबों को अब मैं विराम देती हूँ, अब मुझे इनकी तरफ हम्म। देखना भी नहीं है, अब जो है मैंने पढ़ लिया, जो पढ़ लिया अब उसी से हो जाएगा, ये आपका जो जिसको हम बोलते हैं सेचुरेशन, की ठीक है अब मेरा हो गया, अब मैं इनको किताबों को रख देती हूँ। ऐसा कब टाइम आया था आपको? लास्ट टाइम मेरे को याद है कि आपने भी वीडियो बनाए थे कि हाँ अब छोड़ दो, 2-3 दिन पहले जो भी पढ़ लिया। बट मेरे को ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं था, ऐसे लगता था कि नहीं अब थोड़ा और पढ़ लूं, एक बार देख लूं बस। तो उसमें सबको तो आप देख नहीं सकते, चाहोगे तब भी नहीं देख पाओगे। तो उससे बेटर है जो माइंड मैपिंग करना, मतलब कि आप आंखें बंद करके जितना भी एक बार रिवाइज कर लो टॉपिक्स को। फिर जो भी टॉपिक ऐसा लगे कि ये मेरे को क्लियर नहीं, बस एक बार उसको देख लो। मैंने ऐसा किया था खुद ने। जो टॉपिक मेरे को लगता था कि हाँ जैसे क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, उससे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते, तो उनको तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम मैंने उनको छोड़ दिया था। वीड का मैंने क्लासिफिकेशन मेरे को ऑटोमेटिक याद ही हो गया था, मैंने सामने लगा रखा था उनको। तो ज्यादा लास्ट में मैंने रिमोट सेंसिंग और प्रिसीजन, जो नए टॉपिक चल रहे हैं अभी, सैटेलाइट के नाम वो याद नहीं रहते इतने, उनकी जो भी आपको, तो उनको मैंने लास्ट टाइम एक बार देखा था। एग्जाम के दिन भी सुबह उठ के एक बार देखा था उनको, कि हाँ 30 मिनट फिक्स है, 30 मिनट देखूंगी, उसके बाद में बस रिलैक्स और बस जाना है एग्जाम देने। और ज्यादा ऐसे कुछ नहीं है। अगर सेटिस्फाई नहीं होना तो एक बार देख लो, वो बेटर रहेगा। अदरवाइज तो दिमाग में ऐसे रहता है कि क्या पता कौन सा टॉपिक छूट गया या वो एग्जाम में आ जाएगा। उस टेंशन से तो बेटर है कि देख ही लेना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ और जैसा आप, प्रॉपर नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। हाँ नींद का इंपॉर्टेंस की हम बात करेंगे। अभी पहले आपने एक वर्ड आपने यूज में लिया, माइंड मैपिंग। क्या आप इस माइंड मैपिंग हम्म। को पहले भी आप इस्तेमाल करते थे जब आपने प्रिपरेशन की थी किसी टॉपिक को, जब आप रिवाइज करते थे? क्या आप ऐसे करते थे कि आप उसको जब आप सो रहे हो या फिर आप जब उठ रहे हो या आप कभी बैठे हो, तो आप उसको आंख बंद करके या फिर आप अपने मन, अपने जिसको हम बोलते हैं इंटरनली, आप उसको पूरा कंप्लीटली रन कर रहे हो, हाँ ये उसके बाद में ये, तो इस चीज का थोड़ा बताइए। हम्म। हाँ, मैं डेली उसको करती थी जब भी सुबह उठती थी सोने के बाद में। तो कि मैंने रात को कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, अगर अभी भी मेरे को याद है क्या वो, तो एक बार मैं आंखें बंद करके उनको रिवाइज करती थी जितने भी है। तो फिर भी अगर ऐसे लगे कि ये मेरे को याद नहीं है या ये लाइन मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं कि बाद में देख लेंगे, बाद में वाले वो फिर भूल जाते हैं उसको। उससे बेटर है कि आप उसी टाइम देखो, उस टाइम रिवाइज करोगे तो वापस रिवाइज भी हो जाएगा और वो अच्छे से याद हो जाएगी फिर परमानेंट, उसको फिर आप कभी नहीं भूलोगे, तो वो बेस्ट है। उसके अलावा मैं एक और चीज जानना चाहूंगा दीपिका। जैसे कि हम, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें इस बुक में जो है मैंने ये देख लिया, मोस्टली सीट रेट के केस में, या आप वेरिएबिलिटी की क्या बात हम्म। करते हो? मतलब क्या आज तक ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जैसे एग्रीकल्चर मींस वेरिएशन, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे क्लाइमेटिक हम्म। फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उसमें हमेशा वेरिएशन देखने को मिलता है। मैं कभी भी मैं एक्यूरेट ऐसे नहीं बोल सकते कि ये होगा तो यही हम्म। होगा, और अलग अलग बुक्स में भी हम अलग अलग देखते हैं। तो आप उसको कैसे कंफर्म करते थे कि हम्म। हाँ ठीक है मेरे को इस पे स्टिक रहना है? वो दूसरी बुक आप पढ़ोगे तो हम्म। दूसरी बुक में आपको दूसरा कुछ थोड़ा वेरिएशन डेटा में थोड़ा आगे पीछे उसमें देख रेंज में ही वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो आप उसको कैसे कंफर्म करते थे और कैसे हम्म। अपने आप पे विश्वास रखते थे कि हाँ मैंने जो पढ़ लिया वही ठीक है और मैं इसी को मान के चलूंगी? बिकॉज आपने जैसे बताया टेलीग्राम पे आप क्यूज देते थे, तो टेलीग्राम पे मोस्टली जो क्वेश्चन बनाते हैं वो हम्म। क्या करते हैं कि किसी बुक से उठाया और वो दे दिया। अब जो टेस्ट दे रहा है उसने कहीं और हम्म। से पढ़ा है, तो वो जो क्वेश्चन बनाने वाला वो उतना एक्सपर्ट नहीं है जितना एनटीए में जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है, और वो कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो कभी कभी हम्म। उससे ये फील आता है हम्म। जैसे कि जो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ये तो मेरे को आ ही नहीं रहे हैं, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए, या ये तो इस मेरा गलत मान लिया। उन हम्म। चीजों को कैसे मतलब आप ठीक करते थे? उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पहले एग्जाम में पुटअप हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो पहले तो आप उनको देख लो कि एनटीए ने कौन सा राइट किया है कि हाँ ये सही है उसकी रेंज, तो उनको नोट डाउन कर लो। इसके अलावा जो भी रेफरेंस बुक है कि इनको तो इनकी मानता है, मतलब ऐसे जो कम्पिटेटिव बुक्स है उनमें से पढ़ने से तो कोई मतलब नहीं है। उनकी अपन रेंज याद रखेंगे तो वो उनको अपन वो भी नहीं कर सकते कि वैलिड है ये। तो उससे बेटर है कि एक रेंज याद रखो, एक फिक्स रेंज तो होती होगी, फिक्स कोई भी चीज नहीं है। रेंज में याद रखोगे तो फिर उससे ज्यादा चांस, फिर वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस कैसे हैं। फिर वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ऐसे एक दो क्वेश्चन होते हैं जो जिनका कोई भी ऐसे क्लियर नहीं हो पाता, वो मेरे को भी नहीं है, तो उनको ज्यादा लोड नहीं लेने का, उनको छोड़ दो, फिर बस एक बार याद रखो रेंज बस दिमाग में। ओके ओके। और अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा एग्जाम से रिलेटेड, जो मेन जो हम बोलते हैं हम्म। कि आपने हथियार अपने रेडी कर लिए, सब कुछ आपने रेडी कर लिया,
बट युद्ध का जब टाइम है, वहां पे जो 2 घंटे का टाइम होता है वो युद्ध का टाइम होता है। उसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन कर हम्म। ली, लेकिन उसमें कोई अगर बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसकी प्रिपरेशन जो है पूरी एक साल की, जो परफॉर्म करने के लिए केवल हमारे पास होते हैं 2 घंटे। और 2 घंटे से पहले, हम्म। एक दिन पहले, आपको नींद कैसी आई थी, सोने से पहले कैसे थॉट्स आ रहे थे, उसके बाद में सेंटर पे हमें पहुंचना होता है तो हम लोकेशन चेंज करते हैं एक दिन पहले। तो लोकेशन चेंज करने से क्या होता है हम्म। हमारे, कि नई लोकेशन मिलती है, तो एक तो नई लोकेशन पे वैसे नींद नहीं आती है, हमारे बहुत से लोगों पे ये प्रॉब्लम होती है कि नई जगह पे नींद नहीं आती। और दूसरी बात, हम्म। फिर उसके बाद नींद आ भी जाती है तो कहीं ना कहीं एक वो प्रेशर जो है, वो कितनी हम कोशिश कर ले, लेकिन वो रहता है कि कल तो एग्जाम है। तो उससे आपने ओवरकम हम्म। कैसे किया, और कैसी आपको नींद आई थी एक दिन पहले, और फिर आगे आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे हम्म। उसके बाद की आप बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे होते हैं कि मैं एक दिन पहले चला जाऊंगा, रात को चला जाऊंगा या सुबह जल्दी उठ के चला जाऊंगा एग्जाम में। तो वो नहीं करना। मैंने एक दिन पहले ही मैं शिफ्ट हो गई थी कि जयपुर एग्जाम है, तो एक दिन एटलीस्ट एक दिन लगेगा वहां पे थोड़ा सेटल होने के लिए। क्योंकि नींद का तो बहुत ऐसे वहीं पे नहीं आएगी नींद, तो जहाँ पे आप हो तो दूसरी जगह तो आने के चांसेस बहुत कम है। बट ऐसे होता है कि कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, बहुत सारी टेंशन सबके होती है, वो चाहे वो कितना कम पढ़े ज्यादा पढ़े वो सबके होता है, जनरली चीज है। तो उससे बेटर है कि आप बस ये ध्यान रखो कि अपने को नींद तो लेनी है, नींद नहीं लोगे तो कुछ भी रिवाइज नहीं होगा। तो प्रॉपर 5-6 घंटे की नींद तो लेना चाहिए। कुछ भी सोच के सो कि मेरे को बस करना है, अच्छा करना है, तो नींद भी लेनी पड़ेगी। फिर 6 घंटे सोने के बाद में सुबह जब मैं उठी, तब फिर ऑटोमेटिक जल्दी आपकी आंख खुल जाएगी, हाँ चलना है आज तो। एग्जाम तो 10 बजे से है, बट मेरे को तो अभी कि हाँ बस। तो उसमें ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी कि तूने क्या पढ़ा, तेरे को हाँ कितना हाँ। आता है। वो नहीं करना, सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। उससे अगर किसी ने ज्यादा पढ़ लिया तो वैसे डिमोटिवेट हो जाओगे लास्ट टाइम में। किसने तो मेरे से तो वो टॉपिक भी पढ़ लिया। उस टाइम किसी से कोई बात नहीं करनी, दिमाग को शांत रखना है, और बस एग्जाम में जाके सेंटर में जाके बैठ जाना है। ज्यादा जल्दी भी नहीं जाना, थोड़े टाइम से पहले कि हाँ 30 मिनट पहले जाके बैठ जाओ अंदर, ताकि फिर दिमाग को थोड़ी देर शांत रखो। बस मैं तो यही बोलूंगी। और मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जैसे लाइफ मतलब हमारे स्लीप का एक साइकिल होता है कि आप डेली 12 बजे सोते हो और सुबह 6 बजे उठते हो या कितने हम्म। बजे उठते हो। तो आप कोशिश कीजिए 12 बजे ही सोए, मतलब आप ज्यादा नींद लेने के चक्कर में पहले हम्म। सोने की कोशिश करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। आप जो प्रॉपर आपका जो टाइम है आप हम्म। उसी पे सोए, और जिस टाइम पे आप उठते हो उसी टाइम पे आप उठिए। ज्यादा उसमें चेंज करने की कोशिश करोगे तो उसकी वजह से अगर आपको नींद नहीं आई, तो मैं बता रहा हूँ आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है वो पूरे साल की खराब हो हम्म। जाएगी, और होती है। और ये चीज होती है, ये एस्पायरेंट्स ये मानते हैं केवल कि हम जो किताब पढ़ रहे हैं उन्हीं का रोल है। बट मेरा खुद का ये मानना है कि 100% अगर हम मानते हैं पूरी प्रिपरेशन को, तो उसमें 60% रोल जो है, 50% 60% रोल हमारे बुक्स का होता है। 30% हमारे 1 से 2 महीने पहले हमारा माइंडसेट क्या है उसका होता है। और 20% जो रोल है वो एग्जाम के एक दिन पहले और उन 2 घंटे का होता है। और हम इसको 20 से 25% भी कर दे तो भी हम बोल सकते हैं। आई थिंक दीपिका, आप इस बात से आप भी एग्री करोगे। यस। ओके, और फिर हम बात करेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व की। जैसे अभी क्वेश्चन आते हैं हमारे, मेज द फॉलोइंग टाइप। अब 120 मिनट हमारे पास होती है हम्म। और 120 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। अब 1 मिनट में एक क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स जो कि 5 मिनट भी लग जाती है एक न्यूमेरिकल में, बट हम्म। उसको हम छोड़ भी नहीं सकते, वो कि हमें आ रहा होता है और उसको समझने में हम्म। कभी कभी। तो आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा। मैंने 111 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। इतने तो अगर रिस्क तो थोड़ा लेना ही पड़ेगा कि हाँ अगर अपने को बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए तो इतना तो लेना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट 100 से तो ज्यादा करने हैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट। ओके, तो आपने 111 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो इसके अंदर जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस को छोड़ा, तो मतलब आपको दो ऑप्शन में आप हम्म। कंफ्यूज थे, उनको भी आपने मीन्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की। हम्म। मीन्स ऐसा एस्पायरेंट, हो कि चारों ऑप्शन नहीं आ रहे, उनको मैंने स्किप कर दिया कि उनमें रिस्क लेने से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था आपने उसको छोड़ दिया, जो हम्म। थोड़ा बहुत भी आपको आ रहा था आपने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ओके, हम्म। तो उसमें आपके क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे। आपके कितने 111 में कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, नेगेटिव? मेरे 38 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग थी। और ये कोई ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये सभी के गलत होता है, इट्स नेचुरल। और हमारा हम्म। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वही ऐसा है, जेआरएफ एसआरएफ का। इवन 50-50 क्वेश्चन एसआरएफ के अंदर गलत होने के बाद भी
आईआरआई मिलता है एसआरएफ के अंदर, अगर सभी वन हम्म। ट्वेंटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो। क्योंकि एग्जामिनेशन स्कीम में हमारा ऐसा है, इसमें क्वेश्चन गलत होते हैं, बिकॉज इसमें क्वेश्चन आते हैं ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली। तो उनमें थोड़ा सा हमें एक ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, तो हम उसमें रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। अब इसकी क्या गारंटी है कि हमारी रिस्क ठीक होगी या गलत होगी। बट मैं आप सभी को फिर भी बता दूं, 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें अगर आप रिस्क लेते हो, हम्म। तो ये रिस्क जो है ना, ये बेटर रिस्क होता है। मैं इसको एग्जांपल से समझा सकता हूँ। अगर 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जो जिनमें आप दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, तो अगर आपके दो क्वेश्चन भी 10 में से ठीक करेक्ट हो जाते, मीन इट मीन्स आपको ना घाटा ना फायदा। बट अगर 2 से 3 आपके करेक्ट हो गए, मीन्स आपको +5 मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट होने पे अब आपके हम्म। +5 ऐड होते जाएंगे। तो रिस्क लेना चाहिए। अब हम जो है, बहुत बड़ा हमारा सेशन हो गया, हमने बहुत चर्चाएं कर ली, उसके बाद में भी हम आगे और भी डिस्कस कर लेंगे दीपिका आपके साथ। और एक और मेरा क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स जो है वो प्रिपरेशन करते हैं रेडियंट रावी प्रोग्राम के साथ, जो हमारा होता है 4th ईयर के अंदर, हम्म। जो हमारा 5th डीन कमेटी है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके साथ कैसे मैनेज करें, बिकॉज फार्मर्स के कभी उसमें इंडस्ट्रियल अटैचमेंट हो रहा है, कभी फार्मर्स के वहां जाना होता है, हम्म। कभी क्या काम आ गया। तो उसको कैसे मैनेज करें कि आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए, और आप कुछ ऐसी टेक्निक्स आप शेयर कीजिए कि आपने टाइम को कैसे मैनेज किया। हम्म। बहुत सारे मतलब गर्ल्स की भी होती है, बॉयज को तो केवीके मिल जाता है। गर्ल्स को दिल्ली की फार्मर के पास जाना है, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें मैंने कि अपने को ऐसे बुक से तो अपन लेके वहां जा नहीं सकते कि हाँ बुक लेके पढ़ने लगे। डेली का टास्क भी मिलता है, उसको भी कवर करना होता है। उसको करने के बाद मैंने ऐसे मैनेज किया था कि मैंने जो भी क्वेश्चंस मैं फोन से देखती थी, कि मैंने टेस्ट लगा लिया कोई भी, तो बैठे बैठे टेस्ट लगा लो कोई भी, क्वेरी सोल्व कर लो। उससे ऑटोमेटिक आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। 2-3 घंटे ही मिलेंगे आपको, 2-3 घंटे में आप टेस्ट लगा लो और फिर रूम पे जाके वापस अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दो। और अगर कोई क्लास लग रही है, टीचर्स की क्लास लगती है 1-2 वीक में, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट अगर कुछ हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें तो पढ़ लो अच्छे से। अदरवाइज पीछे बैठ गए या कहीं भी तुम बैठे हो, तो स्टिकी नोट्स होते हैं, छोटे नोट्स मैंने बना रखे थे एक दूसरी डायरी में, वो मैं उनको बार बार रिवाइज करती थी। और फोन से क्वेश्चन कंटिन्यू, क्वेश्चन तो जब भी टाइम मिलता था मैं लगा लेती थी, मतलब वो अगर वो बेटर है एक टाइम मैनेजमेंट का। दीपिका, अगर वो टीचर्स जिनकी हम्म। क्लास में आप पीछे बैठ के पढ़ते थे, अगर वो सुन रहे होंगे अभी, तो अभी तो वो आप पे गुस्सा भी नहीं हो हाँ सकते। पता है बिल्कुल। बट ये चीजें मैं आप हम्म। सभी को बता दूं, जिसको हम बोलते हैं इट्स नॉट इलीगल। आप वैसे भी तो करते हो, वैसे भी तो फोन चलाते हो, उससे बेटर है हम्म। कि आप पीछे बैठ जाए। अगर आपका काम का हाँ। नहीं है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको क्यों कंज्यूम करना है, आप वो कंज्यूम कीजिए जो इन्फॉर्मेशन हम्म। आपके काम की है। ओके। हम्म। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, वो ये है कि जो कंप्लीट जो हमारी ये जर्नी है जो जेआरएफ प्रिपरेशन की, उसके अंदर एक मेंटर का हम्म। क्या रोल होता है और क्या इम्पोर्टेंस है एक मेंटर का, वो आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए। देखो मतलब कि कोई भी प्रिपरेशन करता है तो गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक बेस्ट वे में कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस किस को छोड़ना है, और कैसे तैयारी करनी है, ज्यादा लोड नहीं लेने का। बहुत सारी बीच में आती है दिक्कतें कि उनको ध्यान नहीं देने का। तो मेंटर होगा तो आपको एक अच्छी गाइडेंस देगा, मतलब कि टाइम टाइम पे आपको पूछेगा कि कैसे तैयारी चल रही है। और वो जरूरी है क्योंकि खुद से तो कुछ भी नहीं होगा, खुद से आप डिमोटिवेट भी हो जाओगे, इतना पता भी नहीं रहता क्योंकि अपन खुद नए हैं उस फील्ड में। तो सीनियर से कांटेक्ट रखना चाहिए। जैसे कि आपसे आप बात मतलब बीच बीच में गाइडेंस करते रहते थे कि हाँ बिल्कुल घबराने का नहीं, हो जाएगा। तो बस वो अच्छी है एक, मतलब कि रखना चाहिए कोई ना कोई तो। बिल्कुल दीपिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और गाइडेंस से जैसे हम गाइड प्रोवाइड करते हैं कभी भी, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये जो स्टूडेंट है ये तैयारी हम्म। सीरियसली कर रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से गाइड करना है। और कम्प्लीटली दीपिका हम्म। लगातार हमारे टच में थे, तो हमने इनको भाई किस कौन सी बुक है उसको कैसे पढ़ना है आपको, रेडी एंड रेडी में क्या चीज़ है वो स्किप करनी है, और टीकेदास से कितना पोर्शन कवर करना है। और इवन उसके अलावा जो आपको टेस्ट सीरीज है वो किस प्रकार से, जैसे लास्ट टाइम में हमने टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की थी। और उसमें जो टेस्ट है वो भी दीपिका हम्म। अटेम्प्ट करती थी, तो इनकी रैंक अच्छी आती थी और इनके मार्क्स आते हैं। तो जब रैंक अच्छी आती है, आपके मार्क्स आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। हम्म। तो आप दीपिका, अब लास्ट में हमारे दर्शकों को बताइए कि जो जेआरएफ के एस्पायरेंट्स है, जो भी 2nd ईयर में, 3rd ईयर में है या 4th ईयर में, उनके लिए
आप एक शॉर्ट में एक ऐसा मैसेज दीजिए कि वो भी आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, और उनके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हम्म। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको करना क्या है, कौन सी कॉलेज आपको लगती है कि मेरी ड्रीम कॉलेज है, मेरे को वही लेनी है। तो पहले मेरे को लगा कि आईआरआई मेरे को की 2 सीट है, मेरे तो अपने को एटलीस्ट अंडर 5 या अंडर 3 तो आना ही होगा। उसके लिए कौन सी तैयारी आपको करनी चाहिए कि मेरे को टॉप लेवल की तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए या स्कॉलर लग जाए, उसके लिए नहीं पढ़ना। फिर करो तो फिर अच्छा करो, मैं तो ये बोलूंगी। तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा, 1 साल तो वैसे भी आप रेडी प्रोग्राम में हो, 1 साल तो वैसे भी आपको करना ही है कुछ ना कुछ। टाइम वेस्ट करोगे इससे बढ़िया कि 1 साल उसको यूटिलाइज करो अच्छे से। और बढ़िया पढ़ो, डेली पढ़ो। मैं तो ये बोलूंगी कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि एक दिन ज्यादा पढ़ लिया फिर कम पढ़ रहे हो, फिर पढ़ ही नहीं रहे छोड़ दिया फिर वापस पढ़ोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे बेस्ट है कि 5 से 6 घंटे जितने भी आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के, बस हो जाता है। और कंटिन्यू पढ़ते रहो बस। जैसा दीपिका ने कहा कि हो जाता है, और सबसे हो जाता है। जो ठान लेता है उससे हो जाता है, हम्म। जो नहीं ठानता है उससे कभी नहीं होता। अगर आप भी ठान लोगे कि मेरे को हाँ प्रिपरेशन करनी है, तो आप उसके लिए एक राइट मेंटर का चयन कीजिए, उनकी गाइडेंस में आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और लगातार जो है आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप अगर 1 साल के लिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप अपने तैयारी पे लगाते हो, तो आपको आईआरआई भी मिल सकती है, आप टॉप रैंक भी अचीव कर सकते हो। बट उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दीपिका ने बताया, कि कंसिस्टेंसी। अगर आप, जो एस्पायरेंट रियल एस्पायरेंट होता है वो 5 दिन मतलब लगातार 1 महीना पढ़ लेगा, तो उसके बाद में एक दिन भी नहीं पढ़ेगा तो उसको टेंशन हो जाएगी, उसको घबराहट हो जाएगी, उसको लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आप में। बट सीरियसली आप हम्म। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और गिव अप मत कीजिए। हर एग्जाम का यही रूल है, गिव अप। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। बहुत चैलेंजेस आएंगे, दीपिका के भी बहुत चैलेंजेस आए। कभी किसी प्रकार का चैलेंज आ गया, फैमिली प्रॉब्लम्स भी आती है बीच में, अदर प्रॉब्लम्स भी हमारे बीच में हम्म। आती है, लेकिन आप सबको फिर भी बैलेंस रख के, आपका टारगेट हमेशा आपके सामने होना चाहिए। वो टारगेट आपको हमेशा 24/7, जैसा दीपिका ने बताया कि मुझे तो आईआरआई लिखने की जरूरत नहीं थी, मेरे तो दिमाग में ही वो जो इमेज थी वो लगातार चल हम्म। रही थी। तो उसी प्रकार से आपके भी दिमाग में चलना चाहिए जो आपका टारगेट है, और आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम उसका जो सॉल्यूशन है, दीपिका उसका आंसर कर देगी या मैं उसका आंसर कर दूंगा। और इसी प्रकार से हम आगे भी जो कंप्लीट जो डिस्कशन है प्रिपरेशन का, वो हम लगातार हर सब्जेक्ट में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। केवल हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि इसमें जो कौन सी बुक है केवल वो बता दे। उसके अलावा जो टेक्निक्स होती है, एक होती है सीक्रेट टेक्निक्स, जो हमेशा टॉपर्स के पास होती है। हम्म। हम वो कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या सीक्रेट टेक्निक अपनाई थी। जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा था दीपिका, तो उस टाइम पे भी जैसे रेडी प्रोग्राम ये सब चलते थे, तो जो सब चीजें आपने बताई वो मैं रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि सब एस्पायरेंट्स यही करते हैं टॉप। जैसे आपने बताया आप स्टिकी नोट्स रखते थे, मैं इवन मेरे फोन के वॉलपेपर पे उस टाइम पे जो है वो ये लगा के रखता था कि मुझे याद करना है, तो वो उसकी फोटो एक मैं ले लेता, उसको पूरे दिन के लिए फोन के वॉलपेपर पे रखता, और उसको मैं लगातार देखता रहता जितनी बार ओपन करता। उसके अलावा जो सोशल मीडिया वगैरह वो पूरा एकदम अनइंस्टॉल, 6 महीने 1 साल के लिए एकदम कंप्लीटली। और जैसे इन्होंने बताया कि फिर एडिक्शन खत्म हो जाता है, फिर ऐसे इच्छा भी नहीं होती। और सबसे मेन चीज एक और मैं बताना चाहूंगा, डिस्कशन। अगर आपके साथ आपके दोस्त और भी सेम सब्जेक्ट से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे आप इंट्रा कंपटीशन मत कीजिए, आप इंटर कंपटीशन कीजिए, आप दूसरे यूनिवर्सिटी वालों से कीजिए। आप आपस में बैठिए, समझिए, कुछ हम्म। कंसेप्ट आपको समझ में आता है, आप उनको समझाइए, वो आपको समझाएंगे। कुछ लेटेस्ट न्यूज आपको किसी बुक से, किसी गूगल से आपको मिल गई, आप उनको बताइए, वो आपको बताएंगे। ये टेक्निक्स आपको यूज में लेनी है हम्म। जब भी आप प्रिपरेशन करते हो। और ये हर टॉपर की यही स्ट्रेटजी होती है, तभी जाके वो टॉपर बन पाते हैं, और ड्रीम इंस्टीट्यूट आईआरआई में यहाँ पे डिग्री कर पाते हैं, यहाँ से नॉलेज ले पाते हैं। और अगर आईआरआई आप एक बार पहुंच जाते हो, तो यहाँ से तो जाने का आपका मन नहीं करेगा। पीएचडी, और आप आगे भी इवन जो आईआरआई पहुंच जाते हैं उनका तो टारगेट ये होता है कि एआरएस में साइंटिस्ट बन के भी मेरे को अगर आईआरआई मिल जाए तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाए। हम्म। बट वही है, इसी प्रकार से हम आगे भी आपके लिए ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, और चर्चा करेंगे उन मुद्दों पे जो एक एस्पायरेंट को जानना चाहिए। तो इसी के साथ दीपिका जल्दी हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन करेगी आईआरआई न्यू दिल्ली में। तो जल्दी दीपिका आपसे मिलते हैं। और सभी को इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए और लगे रहिए। धन्यवाद। हम्म।